आज भूगोल में 10th क्लास के भूगोल में हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होता है और इनका विकास किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ है। संसाधन के बारे में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संसाधन में जो आपको सा दिख रहा है, पहला सा से हम संसार मान लेते हैं और साधन यानी जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। सपोज दैट हमको दिल्ली जाना है, गुजरात जाना है, किसी भी क्षेत्र में जाना है तो हम किसके द्वारा जाएंगे? हम चाहे ट्रेन से या फिर हवाई जहाज से या फिर बस से या किसी भी गाड़ी से जाएंगे। तो वो क्या हो गया? वो साधन हो गया जो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति के आवश्यकताओं के हितों की पूर्ति करता है, जो व्यक्ति के हितों के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वही क्या है? संसाधन। विश्व में स्थापित ऐसी सभी वस्तुएं जो व्यक्ति के हितों की पूर्ति करती हैं उनको हम संसाधन कह सकते हैं। संसाधन के बाद आप देखेंगे संसाधन के कौन कौन से प्रकार हैं। संसाधन के कई प्रकार हैं, यानी 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्तता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, चौथा है विकास के आधार पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि चारों संसाधन कौन कौन से तरीके से प्राप्त होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, यानी जब कोई चीज कहीं से निकल करके बाहर आती है। उत्पत्ति यानी निकलना, यानी कोई भी चीज जब कहीं से निकल करके आती है तो वो संसाधन किस रूप में होते हैं, इनको हम देखेंगे कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन यानी शब्द से ही हमको पता लगाना है कि जैव जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो वो जैव संसाधन, और जिसमें जीवन ना हो वो अजैव यानी अजैव संसाधन। सीधे शब्दों में समझेंगे कि जैव का मतलब जिसमें जीवन हो, अजैव का मतलब जिसमें जीवन ना हो। इस प्रकार से हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। इसमें जैव संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? मनुष्य यानी हमारे अंदर जीवन है, हम जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। पशु पक्षी जानवर वनस्पतियां, ये सब क्या है? ये जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनमें जीवन होता है। दूसरा कौन सा है? अजैव संसाधन, इनमें जीवन नहीं होता। जैसे खनिज हो गए या फिर चट्टानें हो गई, ये भी तो संसाधन है। ये भी किसी न किसी रूप से मनुष्य के हितों की पूर्ति करती हैं, मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। यानी ये किसी न किसी रूप में मनुष्य को लाभ पहुंचाती हैं, इनमें जीवन नहीं होता। जैसे चट्टान हो गया, खनिज हो गई, चट्टानों से हम लोग गिट्टियां बनाते हैं, उनके अन्य चीजों में उपयोग में लाते हैं, घर बनाने में लगाते हैं, बहुत सारे कामों में इनका हम प्रयोग करते हैं। खनिज जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इनका उपयोग बहुत ही बहुमूल्य हमारे जीवन में होता है, जो अनवरत किया जाता है। तो आपने पहला उत्पत्ति के आधार पर संसाधन समझ लिया होगा। दूसरा संसाधन है हमारा समाप्तता के आधार पर, यानी समाप्तता यानी जो समाप्त हो जाएगा कभी ना कभी या फिर नहीं होगा, यानी समापन के आधार पर कौन कौन से संसाधन है वो हम जानने वाले हैं। पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। ऐसे संसाधन जो नवीन हैं और बहुत ही ज्यादा समय ना लेकर के जल्द ही लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। इनके अंतर्गत क्या है? जैसे जल हो गया, वन हो गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। इनको समय समय पर प्रौद्योगिकी के सहारे मानव नए तरीके से इनको यूज करता रहता है, नए तरीके से। एक बार यूज करने के बाद उनको हम दूसरे तरीके से भी यूज कर लेते हैं। जैसे पानी होता है, जल है, यहाँ पर जल को भी हम कई रूपों में उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि गाड़ी धुलते हैं या फिर बागवानी करते हैं, वहां पर हम पानी ले जा करके उस पानी को फिर आगे और बढ़ा सकते हैं किसी अन्य खेत के लिए। यानी पानी को हम एक ही जगह पे स्टोर करके एक ही काम के लिए नहीं ला सकते, उसको हम दूसरे कामों के लिए यूज कर सकते हैं। उसको आगे और बढ़ा करके दूसरे खेतों को भी उस पानी से हम सींच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे संसाधन जो नवीन हैं इनके द्वारा हम कई बार उन संसाधनों से लाभ ले लेते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। एक तो ये ऐसे संसाधन होते हैं जो बहुत ही सालों तक निर्मित होते हैं, उसके बाद हमें प्राप्त होते हैं, यानी बहुत समय तक ये प्रक्रिया चलती है, उसके बाद संसाधन का निर्माण होता है
तब जाकर के वो संसाधन हमारे प्रयोग में आते हैं, जैसे खनिज और जीवाश्म। अब जीवाश्म इतनी जल्दी आपको नहीं प्राप्त हो जाएगा, खनिज आपको इतनी जल्दी नहीं प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, लाखों सालों तक वो जमीन के नीचे धंसे रहते हैं, उसके पश्चात वो फिर हमारे उपयोग में आते हैं और इनका एक समय सीमा है, इतनी जल्दी ये निर्मित नहीं होते, लाखों सालों के पश्चात ये मनुष्य के उपयोग में आते हैं। इसके बाद हम तीसरा संसाधन समझेंगे, कौन सा है, स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामी मालिकाना के आधार पर, यानी ऐसे भी संसाधन होते हैं जिनके मालिक परिस्थितियों बस बदल जाते हैं। पहला आप देखेंगे कि व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय, चौथा अंतरराष्ट्रीय। तो व्यक्तिगत संसाधन कौन कौन से होते हैं, लोगों के पास अपने मकान होते हैं, अपने घर में फर्नीचर होता है और उनके स्वयं के खेत होते हैं, ये कौन से संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, यानी जिनमें व्यक्ति स्वयं कब्जा करके बैठा होता है, उस पर किसी अन्य का कब्जा नहीं होता। ये संसाधन व्यक्ति अपने प्रयोग में लाता है और उससे लाभ उठाता है। तो यानी ये संसाधन भी व्यक्ति को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाते हैं, उनके स्वयं को फायदा पहुंचाते हैं। तो ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। इसमें घर हो गया, फर्नीचर हो गया, खेत हो गए, संपत्ति हो गई, जायदाद हो गई, ये सारे संसाधन ऐसे हैं जो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा संसाधन पढ़ेंगे सामुदायिक, यानी ऐसे संसाधन जो एक निश्चित समुदाय के काम में आते हैं, कुछ लोगों के, कुछ समूहों के लोगों के काम आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम जिनमें पूरे गांव के लोग लाभ उठा सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, सामुदायिक, पूरे समुदाय के लोग उसका फायदा। जैसे गांव में आपने पंचायत भवन या फिर स्कूल या फिर बारात घर, इनमें किसी एक का कब्जा ना होकर के पूरे ग्रामीण समुदाय का कब्जा नहीं होता, अधिकार होता है और वो लोग उसको समय समय पर अपने फायदे के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो देश अपने अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। जैसे समुद्र में अनेक ऐसे संसाधन होते हैं जो समुद्र से निकाले जाते हैं और मनुष्य के उपयोग में लाए जाते हैं। तो समुद्र में भी एक 12 मील धरातल से 12 मील की दूरी तक का जो क्षेत्रफल होता है, उसमें कोई भी राष्ट्र अपने उपयोग में उसको ला सकता है और उसमें से संसाधन निकाले जा सकते हैं। उनको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन, जिनमें किसी भी राष्ट्र का अधिकार होता है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, समुद्र में 200 मील की दूरी तक विश्व के सभी देश उसको उपयोग में ला सकते हैं। उसके आगे का जो क्षेत्रफल होता है, बिना परमिशन के कोई भी देश उसमें कुछ भी एक्टिविटीज नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब चौथा संसाधन हम समझेंगे विकास के स्तर के आधार पर, यानी विकास के आधार पर हम समझने वाले हैं कि संसाधन कौन कौन से हमारे समाज में या हमें मानव समाज में प्राप्त होते हैं। पहला है संभावी संसाधन, यानी संभावी, संभव है, संभावी का मतलब जिनमें संभव है, अगर हम लोग थोड़ा सा और प्रयास करें तो वो आने वाले भविष्य में बहुत ही अच्छे से हमारे काम में आ सकते हैं। तो यानी जिनमें संभवतः मेहनत किया जाए, परिश्रम किया जाए, उसके आधार पर उनको हम यूज कर सके, तो ऐसे कौन से संसाधन हैं, संभावी संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा। इनमें क्या होता है कि यदि हम चाहें तो अपने परिश्रम के द्वारा भविष्य में बहुत ज्यादा उपयोग में ला सकते हैं और उसको जनता के, उसको लोगों के फायदे के लिए हम यूज कर सकते हैं। दूसरा संसाधन हम देखेंगे भंडार संसाधन, यानी भंडार एक स्थान पर निश्चित है, स्थित है, वो लोगों के फायदे के लिए मिल रहा है। इसमें जल आता है, जल स्टोर कर लेते हैं और उसको लोग समय समय पर यूज करते रहते हैं, चाहे बांध बना करके पानी यूज करने के लिए, चाहे बांध बनाकर बिजली का उत्पादन करने के लिए, चाहे मछली पालन के लिए, बहुत सारे कामों के लिए जल को हम उपयोग में ला सकते हैं। इसको जल संसाधन कहते हैं। संचित संसाधन इसी का पर्याय कह सकते हैं कि उनको भी संचित करके भविष्य में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी इनको हम अच्छे से कर नहीं रहे क्योंकि ये विकास में चल रहे हैं। अभी धीरे धीरे इनमें प्रयास किया जा रहा है। जैसे पानी से ही हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, लेकिन अभी इतने व्यापक स्तर से हम उस जल को अच्छे से उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं, तो वो संचित संसाधन हो गया। चौथा है विकसित संसाधन, जो विकसित हो चुके हैं
और लिमिट में है, उनको हम जानते हैं मात्रात्मक रूप में या फिर गुणात्मक रूप में हम जानते हैं कि इसकी एक समय सीमा है, इससे ज्यादा हम इनको यूज नहीं कर सकते। जैसे खदानों से कोयला, पेट्रोलियम या फिर एल्यूमिनियम अन्य खनिज हम निकालते हैं तो उसकी एक समय सीमा होती है कि ये इतने समय तक ही हमको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वो एक स्टोर होते हैं धरती के नीचे। उनको जब हम खुदाई करते हैं तो एक निश्चित समय के लिए उनको हम उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार आज हमने समझा संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन के कौन कौन से प्रकार हैं। बाकी इसके बाद का जो भी टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।